दोस्तों, इस साल आपने रिश्तों के कत्ल की कई कहानियां पढ़ी होंगी, चाहे बात सौरभ मुस्कान की हो या फिर सोनम और राजा रघुवंशी की। लेकिन फरीदाबाद से जो मामला सामने आया है वो आपको और हैरान कर देगा। दोस्तों, इस लड़की का नाम तन्नू है, जिसकी शादी 2 साल पहले 2023 में हुई थी। 24 अप्रैल को वह अचानक से अपने ससुराल से गायब हो जाती है। उसको हर जगह ढूंढा जा रहा था, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पा रहा था। अब लड़की के पिता को बार बार एक सपना आने लगा, जिसमें लड़की रोते रोते कहती थी, पापा आ जाओ और मुझे ले जाओ, मुझे घर जाना है। अब ये सपना लड़की के पिता को डेली आने लगा। तन्नू के पिता अपनी बेटी को हर जगह ढूंढते हैं, पुलिस स्टेशन के बार बार चक्कर लगाते हैं, लेकिन तन्नू का कहीं कुछ पता नहीं चलता। और धीरे धीरे ऐसे ही 50 दिन बीत जाते हैं। तब वो पिता रोते हुए एक लेडी ऑफिसर के पास जाते हैं और उन्हें अपनी बेटी की मिसिंग और सपने में आने वाली सारी बातें बताते हैं। तन्नू के पिता उस लेडी ऑफिसर के आगे बहुत गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं अपनी बेटी के लिए। लेडी ऑफिसर इस पूरे केस को सीरियसली लेती है और तभी केस पुलिस स्टेशन से हटाकर क्राइम ब्रांच को दे देती है, और क्राइम ब्रांच भी इस केस को 1 वीक के अंदर ही सॉल्व कर देती है। तन्नू मिल तो जाती है, लेकिन जिस रूप में मिलती है उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। दरअसल वह एक कब्र में दफन थी और 60 दिन के बाद उसे उस कब्र से बाहर निकाला जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद हर किसी की आंखें नम हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनाक्षी और आप देख रहे हैं क्रिमिनल वारदात, जहां हम आपको दिखाते हैं देश विदेश की सबसे बड़ी और खौफनाक अपराध की कहानियां। इससे पहले दोस्तों, मैं आपको यह पूरा केस सुनाऊं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। आपका एक सब्सक्राइब मेरी बहुत हेल्प करेगा। हरियाणा का एक जिला है फरीदाबाद, और फरीदाबाद के पल्ला क्षेत्र में एक कॉलोनी है रोशन नगर। यहाँ का रहने वाला अरुण कुमार एक बिजनेसमैन है। उसकी अपनी एक फैक्ट्री है जिसमें सिलाई कढ़ाई का काम होता है और कुछ स्पोर्ट्स के सामान बनाए जाते हैं। 21 जून 2023 को अरुण की 23 साल की तन्नू से अरेंज मैरिज होती है, जो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के खेड़ा में रहती थी। 24 अप्रैल को अरुण तन्नू के पिता हकीम सिंह के साथ नवीन नगर के पुलिस स्टेशन जाता है और वहां जाकर कहता है कि साहब, मेरी पत्नी तन्नू लापता है। उसे लापता हुए 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। वो 23 अप्रैल 2025 से लापता है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां हमने उसको तलाश नहीं किया। उसका फोन नंबर भी स्विच ऑफ जा रहा है। पुलिस स्टेशन में उसकी FIR लिखी जाती है और उसे घर भेज दिया जाता है। अब तन्नू के ससुराल वाले उसकी एक फोटो के साथ उसका मिसिंग पोस्टर निकलवाते हैं और जगह जगह, चाहे बस स्टॉप हो, मोहल्ला या फिर जहां भीड़ वाले इलाके हो, हर जगह वो तन्नू का पोस्टर चिपका दिया जाता है। सबकी यही कोशिश थी कि तन्नू राजपूत जहां कहीं भी है वह वापस आ जाए, लेकिन तन्नू का कहीं कोई पता नहीं चलता। धीरे धीरे करके टाइम बीतता जाता है और 24 अप्रैल से 24 मई आ जाती है। अरुण हर दूसरे दिन पुलिस स्टेशन जाया करता था अपनी वाइफ तन्नू के बारे में पूछने के लिए, लेकिन पुलिस वाले शायद इस केस को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। उन्हें तन्नू के बारे में कुछ पता नहीं चलता। दूसरी तरफ तन्नू के पिता हाकिम सिंह राजपूत अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि उसका कहीं कोई पता नहीं चल पा रहा था। और थोड़े दिनों से तन्नू हर रोज़ उनके सपने में आती थी और रोने लगती थी। रोते रोते बस एक बात कहती थी कि पापा, मुझे घर ले चलो, मुझे घर जाना है। तन्नू को ढूंढने के लिए उसके ससुराल वाले भी मेहनत कर रहे थे और मायके वाले भी। अब 50 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। हाकिम सिंह को लग रहा था कि पुलिस इस केस में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रही, इसलिए 14 जून 2025 को वो अपने यहाँ के सेंट्रल DCP उषा देवी के पास जाते हैं और जाकर उन्हें अपनी बेटी तन्नू के बारे में सब कुछ बताते हैं कि वो कैसे गायब हुई अपने ससुराल से और अब कैसे डेली उनके सपने में आती है। DCP इस केस को सीरियसली लेती हैं और पल्ला पुलिस स्टेशन से इस केस को हटाकर क्राइम ब्रांच को दे देती हैं। क्राइम ब्रांच बिना देरी करे इस केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। अब आसपास से पूछताछ करने पर क्राइम ब्रांच वालों को पता चलता है कि जिस दिन तन्नू गायब हुई उससे 1 दिन पहले तन्नू के ससुराल वालों ने अपने घर के आगे एक बड़ा सा गड्ढा करवाया था गंदे पानी का सीवर बनाने के लिए, लेकिन उन लोगों ने रात में ही वो गड्ढा बंद भी करवा दिया था। अब क्राइम ब्रांच वाले तन्नू के ससुराल
जाकर पूछताछ करते हैं तो वो लोग बताते हैं कि उन लोगों ने वो गड्ढा गंदे पानी के सीवर बनाने के लिए खुदवाया था और जब उनका काम हो गया तो उन लोगों ने वो गड्ढा बंद करवा दिया और इस कॉलोनी के हर घर के बाहर आपको गड्ढा मिलेगा। अब पुलिस आसपास पूछताछ करती है तो उन्हें पता चलता है कि सच में ही इस कॉलोनी के हर घर के बाहर गंदे पानी के सीवर के लिए गड्ढा खोदा गया था। लेकिन पुलिस को अब यह अजीब लग रहा था कि रात में ही क्यों गड्ढा भरवाया गया। इसलिए पुलिस उन मजदूरों को भी बुलाकर पूछताछ करती है जिनसे तन्नू के ससुराल वालों ने गड्ढा खुदवाया था। मजदूर बताते हैं कि गड्ढा तो खोदा था लेकिन जो काम होना था वो काम नहीं कराया गया, हमसे सीवर नहीं बनवाया गया। हम 21 अप्रैल को गड्ढा खोद के अपने घर चले गए थे, लेकिन जब हम 22 को आए सीवर बनाने तो हमने देखा कि गड्ढे को बंद कर दिया गया है। पूछने पर उन लोगों ने बस हमसे थोड़ा सा काम कराया, अपने घर की सीढ़ी वगैरह बनवाई और उस गड्ढे की मिट्टी को इक्वल करवाया था। अब पुलिस का शक तन्नू के ससुराल वालों पर और गहरा हो जाता है। इसलिए 21 जून 2025 को पुलिस सबकी मौजूदगी में फिर से गड्ढा वापस खुदवाती है। जैसे जैसे गड्ढा खोदा जा रहा था उसमें से कुछ सड़ने की बदबू आ रही थी। लगभग 10 फुट गहरा गड्ढा खोदने के बाद उसमें से एक डेड बॉडी निकलती है। वो डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि तन्नू राजपूत की होती है जो अचानक से लापता हो गई थी। पुलिस तन्नू की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। तन्नू के ससुर भूप सिंह, उसके साथ सोनिया और पति अरुण को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और उनसे पूछताछ स्टार्ट होती है। अब तन्नू के ससुराल वाले पुलिस के आगे टूट जाते हैं और वो बताते हैं कि 21 जून 2023 को तन्नू और अरुण की दोनों परिवार वालों की रजामंदी से धूमधाम से शादी होती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ दिन के बाद ही तन्नू और अरुण में लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती हैं क्योंकि अरुण डेली शराब पीकर आया करता था और तन्नू इसी बात पर उससे डेली लड़ा भी करती थी। अरुण और तन्नू की डेली लड़ाइयों से घर में सब परेशान रहते थे। अरुण अक्सर अपने माँ बाप को इन सब लड़ाइयों का जिम्मेदार ठहराता था। उसे तन्नू शुरू से ही पसंद नहीं थी, बस उसने अपने माँ बाप के कहने पर तन्नू से शादी करी थी। अब इन सब चीजों से परेशान होकर 15 अप्रैल को माँ, बेटा और बाप तीनों मिलकर तन्नू का मर्डर का प्लान बनाते हैं। 22 अप्रैल को तन्नू की साथ सोनिया को उत्तर प्रदेश के एटा में एक शादी में जाना होता है और ये लोग इसी दिन को फाइनल करते हैं तन्नू के मर्डर के लिए। 22 अप्रैल को तन्नू की सास शादी में चली जाती है। अब घर के अंदर बस 4 सदस्य थे, अरुण, तन्नू, उसके ससुर भूप सिंह और ननद काजल। रात को तन्नू सबका खाना बना देती है और जब वो खाना बनाकर किचन से बाहर आती है तब उसके ससुर भूप सिंह चुपके से जाकर खाने में नशे की दवाइयाँ मिलाकर आ जाता है। जब तन्नू खाना खाने के लिए अपने ससुर और पति से पूछती है तो वो लोग खाना खाने के लिए मना कर देते हैं। तन्नू और उसके ननद वो खाना खाते हैं और सोने चले जाते हैं। काजल ग्राउंड फ्लोर पर कूलर चलाकर सो जाती है और तन्नू फर्स्ट फ्लोर पर अपने रूम में जाकर सो जाती है। रात के करीब 1 बजे अरुण अपने रूम से बाहर निकलकर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर अपने पिता के रूम में आता है और कहता है कि तन्नू गहरी नींद में सोई हुई है, आप जाकर अपना काम कर लो, क्योंकि भूप सिंह ने कहा था कि तन्नू का मर्डर वो खुद करेगा। अब भूप सिंह तन्नू के रूम में जाता है। जैसे ही वो तन्नू को मारने के लिए उसका गला दबाने की कोशिश करता है तभी उसकी नीयत खराब हो जाती है और वो तन्नू का रेप कर देता है। तन्नू पर नशे की गोलियों का असर होता है, इसलिए उसे कुछ पता नहीं चल पाता उसके साथ क्या हो रहा है। तन्नू का रेप करने के बाद भूप सिंह उसके ही दुपट्टे से उसका गला दबाकर उसे मार देता है। अब इसके बाद वो अरुण को ऊपर बुलाता है और फिर दोनों मिलकर तन्नू की डेड बॉडी को उस गड्ढे में डाल देते हैं जो उन्होंने सुबह खुदवाया था और फिर उस पर ऊपर से मिट्टी डालकर उसे बंद कर देते हैं। उस गड्ढे पर अगले 60 दिनों तक सैकड़ों की संख्या में लोग उतर रहे थे, जा रहे थे, पुलिस आ रही थी, जा रही थी। तन्नू राजपूत के मायके वाले भी आ रहे थे, ससुराल वाले भी आ रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था। शायद इसलिए जितनी बार तन्नू अपने पिता के सपने में आई उसने रो रो कर उनसे यही कहा कि मुझे यहाँ से ले जाओ पापा। पुलिस ने जैसे ही इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। जिस घर को बहू तन्नू ने अपना माना था वहीं उसे दफनाया गया। जिस रिश्ते को भगवान का दर्जा दिया जाता है उसी ससुर ने हैवानियत की हदें पार कर दी। दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या कानून ऐसे दरिंदों को सजा देगा जो इंसान के भेष में राक्षस हैं,
या फिर एक और बेटी की चीखें सिर्फ फाइलों में गुम होकर रह जाएंगी, या इस बार इंसाफ की गूंज पूरे देश में सुनाई देगी? आपका क्या मानना है? इन गुनहगारों को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको ऐसे ही अपराध से जुड़ी ट्रू क्राइम की कहानियाँ सुननी है तो हमारे चैनल क्रिमिनल वारदात 2.0 को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हम फिर मिलेंगे एक और खौफनाक वारदात की कहानी के साथ।